वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे आपका एक और चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेशन या फिर आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बीच में डिफरेंस समझेंगे। देखो, अब तक आप सुनते आए होंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, एंड कई बार आप साइनोनियम्स के तौर पे भी यूज़ करते हो, बट इन दोनों टर्म्स के बीच में आपका अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले वो डिफरेंस ही हम क्लियर करेंगे कि आपका ब्रीदिंग क्या है और आपकी रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, जो ब्रीदिंग है आपकी, इट इज़ सिंपली द इनटेक ऑफ एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर, यानी कि सिंपली जो आप फ्रेश एयर बॉडी के अंदर लेके जाते हो एंड उसको फिर बाहर निकाल देते हो, यह है आपका ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को हम डिफाइन कर लेते हैं आपका सिंपली द प्रोसेस ऑफ intake of fresh air, intake of fresh air and removal of foul air ठीक है, ये हो जाता है आपका ब्रीदिंग, सांस लेना एंड सांस छोड़ना। दिस इज सिंपली योर ब्रीदिंग। फिर बात आती है आपकी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो आप ऑक्सीडेशन करवाते हो फूड का आपके सेलुलर लेवल पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये क्या आपका, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट इज द ऑक्सीडेशन of food to form CO2, water and energy। ये होता है आपका रेस्पिरेशन। अगर इनकी बात की जाए, जो तुम्हारा ब्रीदिंग है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। कैसा है? इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। वहीं पे अगर बात की जाए जो आपका रेस्पिरेशन है, इट इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, ये आपका है इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। देन बात की जाए जो तुम्हारा ब्रीदिंग है, ये है एक फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। वहीं पे अगर बात की जाए जो आपका रेस्पिरेशन है, ये है एक बायोकेमिकल प्रोसेस, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब बात की जाए तो जो तुम्हारा ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग के टाइम पे आपका कोई भी एटीपी का जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, नो एटीपी रिलीज्ड, नो एटीपी रिलीज्ड बट एटीपी यूज्ड, बट एटीपी इज यूज्ड। ठीक है, रिलीज होने की बजाय आपकी यहाँ पे एटीपी यूज की जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर बात की जाए रेस्पिरेशन पे, यहाँ पे आपकी एनर्जी की फॉर्म, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है एटीपी, सॉरी एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है एटीपी। एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है तो यहाँ पे कोई एंजाइम्स का रोल नहीं आता। ये रेस्पिरेशन आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस है तो यहाँ पे आपके डिफरेंट एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नो एंजाइम्स आर यूज्ड, नो एंजाइम्स आर यूज्ड। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं एंजाइम्स यूज्ड, एंजाइम्स आर यूज्ड, एंजाइम्स आर यूज्ड। ठीक है, सो गाइज आई होप यहाँ तक जितना डिफरेंस आपको जो भी बताया गया है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं आपका रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के आपके डिफरेंट टाइप्स। तो अगर बात की जाए आपकी रेस्पिरेशन की,
रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज योर एरोबिक एंड सेकंड है आपका एनएरोबिक। एनएरोबिक तो भाई देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमें ऑक्सीजन को यूज करना पड़ता है, और एनएरोबिक ऑक्सीजन जो कि आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, आपका ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की जो आपकी ऑक्सीजन है उसको यूज किया जाता है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। यहाँ पे फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन। ठीक है, सो गाइज आई होप ये बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा। देन इसके बाद अगर बात की जाए जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसमें आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, प्रोवाइड्स या जनरेट मोर एनर्जी, प्रोवाइड्स मोर एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लेस एनर्जी प्रोवाइड, लेस एनर्जी जनरेटेड, आपकी कम एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है, देन यहाँ पे अगर बात की जाए एरोबिक रेस्पिरेशन की, देखो जो आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट है वहाँ पे हम बेसिक चीज़ें वैसे करके भी आए हैं। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है आपका, क्या है आपका एक स्टेप, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपका रेस्पिरेशन का कॉमन स्टेप है, यानी कि चाहे आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये दोनों का फर्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है। ठीक है, कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कॉमन स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर जो बाकी आपके स्टेप होते हैं जैसे आपका क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। वहीं पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आती है फर्मेंटेशन मेनली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाकी स्टेप्स आपके क्या क्या हैं, क्रेब्स साइकिल प्लस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये होते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर बात की जाए कि ये ओकर कहाँ होती है तो लिख सकते हैं हम आपका इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और अगर बात की जाए आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपकी कहाँ कहाँ देखी जाती है, ये होती है आपकी एक तो आपके कहाँ होती है, इन योर मसल्स, इन मसल्स, और आपकी बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। आपका जो यीस्ट है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। देन आपके कुछ पैरासिटिक वोम्स, पैरासिटिक वोम जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, क्या आपके पैरासिटिक वोम्स, ठीक है, जैसे कि आपका एस्केरिस या आपका टीनिया, ये भी आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। देन आपका जो कुछ आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, बट उनके लिए टर्म यूज की जाती है आपकी क्या, फर्मेंटेशन। इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स it is
नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, आपका फर्मेंटेशन आपका बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपकी क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो ये दो लेवल पे हो सकती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फर्स्टली क्या है यहाँ पे, वी आर हैविंग फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है वो समझो भाई। देखो जो आपका ऑक्सीजन का इनटेक है एंड देन आपका सराउंडिंग मीडियम में CO2 का रिलीज है, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि जो लंग्स के लेवल पे आपका टेक प्लेस करता है, दैट इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको हम क्या, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम surrounding, intake of oxygen from surrounding and release of CO2 into surrounding। तो ये होता है आपका क्या, दिस इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब यहीं पे जो सेकंड चीज आती है वो है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकंड इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। तो भाई इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है वो देखो, जो टिश्यू लेवल पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज द फूड बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स एंड रिलीजिंग आउट CO2। ये होता है आपका क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इट टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ योर लंग्स। ठीक है, आपकी जो लंग्स के लेवल पे है। और जो आपका इंटरनल जो रेस्पिरेशन है, इट टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ योर सेल्स या टिश्यूज। तो इसको भी हम लिख लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन को, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू सेल्स, बाय टिश्यूज, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड inside cells by oxidizing enzymes, by oxidizing enzymes and release of CO2 from tissues, and release of CO2 from tissues। तो ये होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन अगर बात की जाए आपकी जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो शुरू करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट देखो आपका, वी विल सी अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की हम बात करें तो ये आपका कहाँ टेक प्लेस करता है, आपके कुछ बैक्टीरिया में और आपके मसल सेल में, जहाँ पे ग्लूकोज को यूज़ करके मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज किया जाता है आपका किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, कहाँ होता है आपका, इन मसल्स एंड आपके कुछ बैक्टीरिया में, एंड सम बैक्टीरिया। अब इसमें होता क्या वो देखो, इसमें आपका क्या होता है, ग्लूकोज को क्या करेंगे हम, मेटाबोलाइज करके आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देंगे, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है आपका किसमें, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। सेकंड है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखो भाई क्या होता है, जो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये आपका यूजुअली कहाँ होता है, आपका यीस्ट में। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो आपका ग्लूकोज है उसको हम एल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं, प्लस यहाँ पे आपका CO2 का रिलीज होता है। क्या होगा,
यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आपका ग्लूकोज को तोड़ देंगे आपका किस में, आपका कोई भी अल्कोहल हो सकता है, से वी कैन से इथाइल अल्कोहल, ठीक है। या फिर सिंपली यहाँ याद रखना, आपका अल्कोहल में हम इसे तोड़ देते हैं। ग्लूकोज से आपका अल्कोहल यहाँ पे बन जाता है, एंड प्लस यहाँ पे साथ में होता है आपका क्या, रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। देखो, जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था वहाँ पे CO2 का रिलीज नहीं था, बट यहाँ पे आपका CO2 का रिलीज होता है, एंड आपका यहाँ पे प्लस एनर्जी भी जनरेट होती है। तो ये होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो गाइज, आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। अब इससे आगे हम देखेंगे कि जो आपके डिफरेंट फाइलम्स हैं, उन फाइलम्स में आपके रेस्पिरेशन के क्या मोड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, तो ये पार्ट को कवर करना इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग विल बी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन different phylums, different animal groups we can say, कि आपके जो डिफरेंट फाइलम्स हैं उनमें आपका रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, ये हम देखने वाले। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट जो आता है, अगर बात की जाए वो हाँ आपके क्या, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स में अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी को यूज़ किया जाता है आपका गैसेस एक्सचेंज के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। देन सेकंड इज योर पोरिफेरा, या जिनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में भी हम लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। देन थर्ड है आपके निडेरियंस, निडेरियंस। तो निडेरियंस की अगर हम बात करें तो सेम आपका जनरल बॉडी सरफेस। देन आपका प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स। तो अगर आपकी बात की जाए प्लेटीहेल्मिन्स की, देखो जो आपके फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्स होते हैं वो आपका बॉडी सरफेस ही यूज़ करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस। देन नेक्स्ट आते हैं आपके क्या, एस्कहेल्मिन्स, एस्कहेल्मिन्स या जिसे आप बोलते हैं नेमेथहेल्मिन्स। तो सेम आपका जनरल बॉडी सरफेस। देन नेक्स्ट आते हैं आपके एनालिड्स। तो अगर एनालिड्स की हम बात करें तो जो आपके एनालिड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी स्किन को, जैसे कि आपने अर्थवर्म का एग्जाम्पल भी सुना होगा। जो अर्थवर्म होता है उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट क्यों रहती है, क्योंकि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है जहाँ से आपका गैसेस एक्सचेंज होना होता है वो भी मॉइस्ट होनी ज़रूरी है, और जो आपकी स्किन है अर्थवर्म की वहाँ से भी गैस का एक्सचेंज होना है, तो उसका भी आपका मॉइस्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जहाँ से भी आपका गैसेस एक्सचेंज करवाना हो वो मेम्ब्रेन एक तो काफ़ी ज़्यादा थिन होनी चाहिए, दूसरा अच्छी खासी ब्लड सप्लाई वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए, एंड थर्ड इज़ कि वो आपकी जो भी मेम्ब्रेन है वो आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। ये आपके कुछ फीचर्स हैं आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के। देन नेक्स्ट आपका अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड्स। तो अर्थ्रोपोड्स में वही काफ़ी आपके डाइवर्स स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि आपके गिल्स भी मिलते हैं, आपका ट्रेकिया भी मिलता है, आपके बुक लंग्स भी मिलते हैं, एंड आपके बुक गिल्स भी मिलते हैं, ठीक है। बुक लंग्स एंड आपके बुक गिल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका एट्थ इज योर मोलस्का।
अगर मोलस्क की बात की जाए तो मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं आपके गिल्स, और एनसीईआरटी में आपके एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में दे भी रखा है कि जो आपकी मेंटल कैविटी होती है वहाँ पे आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर नहीं दे रखा हो तो याद भी कर लेना, ठीक है। देन नाइन्थ आपके इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स, तो अगर इकाइनोडर्म्स की बात की जाए तो इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं आपके ट्यूब फिट, ठीक है। देन आपके नेक्स्ट है हेमिकोर्डेट्स। हेमिकोर्डेट्स, तो आपके जो हेमिकोर्डेट्स हैं उनमें मिलते हैं आपकी फायरेंजियल वॉल। फायरेंजियल वॉल, ठीक है। एंड लास्ट रह गए आपके क्या, कोर्डेट्स। तो अगर कोर्डेट्स की बात की जाए तो कोर्डेट्स में आपके काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। फिशेज़ में आपके गिल्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, फिशेज़ में गिल्स, ठीक है। फिर पाइसेस के बाद क्या, एम्फीबिया। एम्फीबिया में आपका स्किन से भी होता है, आपकी लंग्स भी होती है, ठीक है। तो कोर्डेट्स में आपके थोड़े से डाइवर्स स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आपका रेस्पिरेशन के लिए। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम देखेंगे आपका लंग्स का एक सिंपल सा डायग्राम, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही मैं आपको वहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड में ड्रॉ करके देन वी विल डिस्कस। तो ये है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम, जिसमें सबसे फर्स्ट दिस इज योर, ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है। देन जो ये आपका ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है आपका किस में, ब्रोंकाई में, डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। अब सबसे पहले आएगा आपका क्या, दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक ये था आपका ट्रैकिया। देन आपका जो ट्रैकिया है ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया आपका प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई इस तरफ एंड प्राइमरी ब्रोंकाई ये आपका दूसरी तरफ। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड अल्टीमेटली ये है आपके टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। देन जो आपके टर्शरी ब्रोंकाई है ये आपके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, आपका आपके ब्रेंकियोल्स में। ये हैं आपके और ज़्यादा जो आपकी छोटी यहाँ पे माइन्यूट डिविजन्स हो जाती है जिनको हम बोलते हैं आपका ब्रोंकियोल्स, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इनसे क्या अटैच होते हैं, ये इस तरह से आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर योर आपका एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक आपके, ठीक है, जहाँ पे आपका एक्चुअल जो गैसियस एक्सचेंज है वो टेक प्लेस करता है। फिर जो ये क्या है आपका, दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो अगर राइट और लेफ्ट में देखो तो यहाँ एक और डिफरेंस है, जो आपकी राइट लंग है ये डिवाइडेड है आपकी 3 डिविजन्स में, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके 3 लोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। राइट साइड में आपके 3 लोब्स हैं, दैट इज सुपीरियर, मिडल और what ढीलो पकड़ ली गए, एंड इंफीरियर, ठीक है। वहीं पे अगर लेफ्ट साइड की हम बात करें तो आपके 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स ओनली, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड आपका इंफीरियर लोब। एंड देन फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट है आपका डायाफ्रागम, जिस पे आपकी जो लंग्स हैं वो रेस्ट करती हैं। दिस इज योर डायाफ्रागम, डायाफ्रागम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा होगा, जो ये आपका ये स्पेस है, दिस इज फॉर टू अकोमोडेट योर हार्ट। ये क्या है, आपका हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस है। एंड इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, आपका कार्डियक नोच। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर कार्डियक नोच। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले क्या आता है,
सबसे पहले आपकी क्या है, नोस्ट्रिल्स, ठीक है, जहाँ से आपकी एयर एंटर करेगी। देन उसके बाद आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे क्या आएंगे आपके, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। देन उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके क्या आते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन आपके एल्वियोलर डक्ट्स एंड अल्टीमेटली आपके क्या है, एल्वियोलर सैक आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट्स एंड सैक्स एंड एल्वियोलर सैक। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका ये नोस्ट्रिल से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आपका कंडक्टिंग पार्ट। दिस इज योर कंडक्टिंग पार्ट। और फिर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट, दैट इज एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक्स, ये है आपका एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। देखो जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है, यहाँ पे कोई भी गैशियस एक्सचेंज नहीं होता, नो गैशियस एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो भाई ये याद रखना कि जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है वहाँ पे आपका कोई भी गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं करता है। जो आपका गैशियस एक्सचेंज है वो आपका एक्सचेंज वाले पार्ट में ही टेक प्लेस करता है, ठीक है। अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट पे। तो लंग्स वाले पार्ट में यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और याद रखना कि जो आपकी लंग्स होती है, लंग्स में क्या मिलते हैं आपके, लंग्स में मिलते हैं आपके कुछ स्पेसिफिक पल्मोनरी सरफेक्टेंट। क्या मिलते हैं आपके, पल्मोनरी सरफेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं। जो आपके पल्मोनरी सरफेक्टेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये आपका सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं आपका सरफेस टेंशन, रिड्यूस सरफेस टेंशन। एंड जो आपका क्या है, लंग्स का जो एक्सपेंड होना उसको सपोर्ट करते हैं, एंड मेक लंग एक्सपेंशन ईजियर, एंड मेक लंग एक्सपेंशन ईजियर, ठीक है। तो अब जस्ट ए सेकेंड भाई, ईजियर। एंड यहाँ पे अब याद रखना, जो आपके पल्मोनरी सरफेक्टेंट होते हैं कुछ नहीं होते, ये आपके कुछ प्रोटीन्स और लिपिड का मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड प्लस आपके प्रोटीन, ठीक है। एंड यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको और याद रखनी है, जो आपके टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं, दीज आर secreted by टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। जो आपके टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स हैं वो आपके पल्मोनरी सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं, एल्वियोलर सेल्स। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब मूव करते हैं आपका इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन पे। इंस्पिरेशन और आपका एक्सपीरेशन। देखो भाई, इंस्पिरेशन क्या होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा कि जो आपका इनटेक ऑफ एयर है वो आपका इंस्पिरेशन है, एंड द रिमूवल ऑफ, जो आपका रिमूवल ऑफ एयर है वो आपका एक्सपीरेशन है। अच्छा, इंस्पिरेशन में आपकी जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, आपका जो डायाफ्रागम है वो आपका उसमें भी चेंज आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी यहाँ पे, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी, वो देखो, जो आपका इंस्पिरेशन है ये है एक्टिव प्रोसेस। कैसा है ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। वहीं पे जो आपका एक्सपीरेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, ये है पैसिव। दूसरा यहाँ पे याद रखना, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो आपकी मसल्स यूज होती वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या, आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है।
प्लस आपका डायाफ्रागम, डायाफ्रागम, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्या करेंगी, ये आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो इंस्पिरेशन के टाइम पे तो क्या है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी, वो भी एक्सटर्नल वाली। और आपकी एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। प्लस आपका जो क्या होगा, आपका जो डायाफ्रागम होगा, डायाफ्रागम, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंस्पिरेशन में तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और एक्सपीरेशन में आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। एंड एडिशनली यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स हेल्प्स इन एक्सपीरेशन, एब्डोमिनल मसल्स हेल्प्स इन एक्सपीरेशन, नोट इंस्पिरेशन, नोट इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखने हैं। देन नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं, क्या आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स और आपके जो पल्मोनरी फंक्शन है उनको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स प्लस आपके पल्मोनरी फंक्शंस, पल्मोनरी फंक्शंस, इनको चेक करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं आपका स्पायरोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड आपकी कैपेसिटीज़। तो इनको भी एक ही पेज पे हम समराइज करेंगे। तो ये पार्ट वही आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल सिंपलीफाई कर दी जाए सारी चीज़ें। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, तो देखो भाई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में एक छोटी सी चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन आते हैं ना डायरेक्ट तुम्हें पूरी स्टेटमेंट्स ही दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो आपकी वॉल्यूम्स होती हैं, क्या होती हैं वॉल्यूम्स, उनमें आपको देखने को मिलेगा फोर्सफुल प्लस एडिशनल वर्ड, फोर्सफुल प्लस एडिशनल, ये दो चीज़ें आपको लिखी हुई उनमें ज़रूर मिलेंगी आपकी वॉल्यूम्स में, ठीक है। वहीं पे अगर आपकी बात की जाए आपकी कैपेसिटीज़ की, जो आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ होती है वो आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी वो आपकी क्या मिलेंगी, आपकी वो मिलेंगी आपकी कैपेसिटीज़, ठीक है। तो ये एक तो थंब रूल बिल्कुल याद रख लेना, इससे तुम्हें क्वेश्चंस सोल्व करने में काफ़ी मदद मिलने वाली। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखो, अब जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपको बिल्कुल अच्छे से एज इट इज़ सीरीज़ में याद रखनी है। पहले मैं आपको वो सीरीज़ बताऊंगा, देन सीरीज़ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या। देखो सबसे पहले आती है आपकी टाइडल वॉल्यूम, क्या टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अगर टाइडल वॉल्यूम की हम बात करें तो ये होती है अराउंड आपकी कितनी 500 ml, ठीक है। ये होती है आपकी 500 ml। फर्स्ट इज योर टाइडल वॉल्यूम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर टीवी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, जस्ट ए सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम भाई टीवी लिख देते हैं, टीवी, ये होगी टाइडल वॉल्यूम। देन इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी IRV दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है ये होती है आपकी 250 से 3000 ml, ठीक है। कितनी 2.5 to 3 के ml, ठीक है। 2500 से 3000 ml होती है। देन नेक्स्ट आती है आपकी क्या ERV दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जो आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है ये होती है आपकी 1000 से 1100 ml, ठीक है। एंड लास्ट में होती है आपकी क्या, आरवी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है ये होती है आपकी 1100 से आपकी 1200 ml, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जस्ट ए सेकेंड भाई, सबसे पहले क्या है आपकी टाइडल वॉल्यूम है, जिसको हम आपका टीवी से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपकी बाकी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका आईआरवी यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 3000 ml है। ईआरवी या आपकी है 1000 से 1100 ml। एंड लास्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम है आपकी 1100 से 1200 ml। तो ये तो हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी वॉल्यूम्स। इनकी डेफिनेशंस बाद में देखेंगे, डेफिनेशंस भी ज़रूर देखेंगे हम। तो ये क्या आपकी दीज आर योर वॉल्यूम्स, ठीक है। अब इन वॉल्यूम्स को यूज करके ही आपकी क्या बनेगी, आपकी कैपेसिटीज। नेक्स्ट इज योर कैपेसिटीज। तो अब कैपेसिटीज देखो, देखो भाई, अब कैपेसिटीज में सबसे पहले जो आती है वो क्या है आपकी, वो है आपकी क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईसी से, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है आपकी, इसमें दो चीज़ें होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। देन सेकंड चीज़ है आपकी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। जो आपकी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम इसमें कॉमन रहेगी, प्लस इसमें अगर एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपकी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो जो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इसमें आपकी शुरू की क्या है, ये जो आपकी ERV प्लस RV आएगा, जो लास्ट की दो चीज़ें हैं, ERV प्लस आपका RV, ठीक है। देन इसके बाद आती है आपकी क्या, VC, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। और जो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, इसमें आपकी शुरू की तीनों चीज़ें आ जाएंगी ये, ठीक है। क्या क्या, आपका टीवी प्लस आपकी IRV प्लस आपका ERV, ये आ गई आपकी वाइटल कैपेसिटी में। और फिर सबसे लास्ट में रह जाती है दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका TLC से। तो जो आपकी TLC होती, इसमें आपका टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस आपका RV, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तुमने इन चीज़ों को एज इट इज़ सीरीज में याद रख लिया, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये तो होगी वॉल्यूम्स। फिर कैपेसिटीज IC, EC, FRC, VC और TLC, ठीक है। तो फिर तुम्हें आराम से मतलब वैल्यूज निकालने में आसानी होगी अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो। अब इसके लिए देखो, ये तो तुम जो वॉल्यूम्स है वो तो याद हो जाएंगे, टीवी, IRV, ERV और फिर लास्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब कैपेसिटीज़ के लिए मैंने वही एक ट्रिक सी बनाई थी सीरीज़ में याद रखने के लिए। तो वो ट्रिक कुछ इस तरह से थी, इंडियन एलिफेंट 4 VCs TLC एक टेस्ट होता है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इंडियन एलिफेंट आपका, एक एलिफेंट आपका डॉक्टर माना गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके VC के TLC टेस्ट के लिए आया। तो इंडियन एलिफेंट 4 VCs TLC। तो ये मेरी ट्रिक थी, जिसमें आपका I से IC हो गया, E से EC हो गया, F से FRC हो गया, V से VC हो गया और T से आपका TLC हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ये ट्रिक आपके भी कुछ काम आ जाए, तो इसलिए मैं इस ट्रिक को यहीं पे आपका ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये कुछ आपकी चीज़ें थी। अब वन बाय वन हम इनको देखने वाले कि इनकी जो आपकी क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले देखो भाई आपकी क्या है, फर्स्ट इज योर टाइडल वॉल्यूम। चलो फुल पूरा ही लिख लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम टीवी, ठीक है। वैल्यू आपको पता है, ये क्या आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो वॉल्यूम जब मैंने बताया आपको क्या था आपका,
ये एक भाई सिर्फ आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्शन टाइप में, इसमें कोई भी आपका फोर्सफुल प्लस एडिशनल नहीं आएगा, किसमें वो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम में। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या आपकी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सिर्फ एक वॉल्यूम है जिसमें आपका एक ऐसी वॉल्यूम है जिसमें फोर्सफुल और एडिशनल कोई चीज़ आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका वॉल्यूम इंस्पायर्ड भी हो सकती है या एक्सपायर्ड भी हो सकती है ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, और ये आपकी क्या होती है, इट इज़ अराउंड 500 ml। ठीक है, कितनी है ये आपकी, ये होती है अराउंड आपकी 500 ml। और अगर आपकी बात की जाए 1 मिनट की, दैट इज़ 6000 to 8000 पर मिनट। यहाँ भाई ml भी ऐड कर लो, 6000 to 8000 ml पर मिनट। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम होती है आपकी 500 ml, अगर मिनट में पूछी जाए तो 6000 से 8000 ml आपकी 1 मिनट में। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी आती है, दैट इज योर सेकंड इज योर IRV। सेकंड क्या है आपकी IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है वो देखो भाई, देखो इसको हम बोलते हैं आपका एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। क्या, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by a forcible inspiration। और इसकी जो वॉल्यूम है वो आपको पता है 2500 से 3000 ml। ठीक है, कितनी है, दैट इज 2500 से 3000 ml। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड आती है आपकी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है आपका, ये सेम आपका एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। ठीक है, तो क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire by a forcible expiration, ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड लास्ट बच जाती है आपकी क्या, RV, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा पहले इसकी वैल्यू देख लो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कितनी थी, 1100 से आपकी 1200 ml। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम है आपकी कितनी, सॉरी ERV थी भाई आपकी 1000 से 1100। जस्ट ए सेकेंड, ERV आपकी 1000 से 1100 है, 1000 से 1100 ml। और जो आपकी क्या रेजिडुअल वॉल्यूम है ये आपकी 1100 से 1200 ml थी। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है आपकी, वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs even after forcible expiration। ठीक है, देखो अब तुमने क्या देखा होगा, क्या हो गया यार इसको, एक सेकेंड,
जस्ट ए सेकेंड। तो भाई इसमें देखो क्या है, जो आपकी ये वॉल्यूम्स है, इस वॉल्यूम्स में क्या देखा है तुमने, आपकी वॉल्यूम्स में मैंने शुरू में क्या बताया था, या तो फोर्सिबल वर्ड आपका मिलेगा या आपका एडिशनल। सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के तीनों में आपका क्या आ रहा है, फोर्सिबल या एडिशनल कोई ना कोई आता मिलेगा। देखो IRV में आपका एडिशनल आ रहा है, ERV में भी आपका एडिशनल आ रहा है, और रेजिडुअल वॉल्यूम में आपका फोर्सिबल आ रहा है। तो भाई इसी तरह से थोड़ा ट्रिक से ही चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें याद होना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ जुगाड़ भी बनाने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्या, कैपेसिटीज़ की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट आपकी कैपेसिटीज़। तो सबसे फर्स्ट है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो देखो जो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो क्या बताया था, जस्ट सेकेंड भाई, क्या समस्या है ये रहा। जो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो क्या है आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको डिफाइन हम कर लेते हैं कि आपकी जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो चीज़ क्या है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire, a person can inspire after a normal expiration, after a normal expiration, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, जो आपकी कैपेसिटीज़ होंगी उनमें आपका नॉर्मल जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें होता क्या क्या आपका टीवी प्लस आपका IRV होता है, इसमें होता आपका टीवी प्लस IRV, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्या एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, और जो एक्सपीरेटरी कैपेसिटी होती है इसमें टीवी प्लस आपका एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। तो ये देखो इसको भी हम सिंपली आपका वही, अरे यार लोग कैसे हो गए, देखो फिर काम नहीं कर रहा। अरे यार चलो देखो, जो एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है सेम है ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन, यहाँ पे बस एक्सपायर आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, a person can expire after a normal expiration, normal expiration, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। यार चलो हो गया ठीक। अच्छा इसके बाद थर्ड है आपका फंक्शन FRC, दैट इज क्या समस्या। तो FRC में आपकी क्या क्या चीज़ें होती है, FRC में होता है आपका ERV एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स, remain in the lungs after a normal expiration, normal expiration, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी कैपेसिटीज़ होंगी उनमें आपको नॉर्मल वर्ड देखने को मिलेगा। अब फोर्थ आ जाती है आपकी क्या, फोर्थ इज योर वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होता है आपका टीवी प्लस आपका IRV प्लस आपका ERV, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आपकी
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखना, वो मैं बताता हूँ आपको। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breath in after a forced expiration, after a forced expiration। ठीक है, देखो भाई, जो आपकी टाइडल वॉल्यूम आई थी उसमें आपका क्या आ रहा था, एडिशनल वेडिशनल नहीं आ रहा था। एक तो एक्सेप्शन ये था अपने रूल का। और वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या आ रहा है, फोर्स्ड आ रहा है। तो ये दो कंडीशंस में याद रख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे अलग आ रहे हैं वर्ड। ठीक है, एक तो टाइडल वॉल्यूम में और एक आपका वाइटल कैपेसिटी में। ठीक है, वरना मैंने ये बताया था कि जो फोर्स्ड है वो आपका कैपेसिटीज़ में नहीं, आपका यूजुअली वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी। एंड अब लास्ट में जो बच जाता है वो है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, तो देखो भाई, ये क्या आपका टोटल लंग कैपेसिटी, इट इज़, एक तो इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस आपका ईआरवी प्लस आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम भी। तो ये क्या आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, forced इंस्पिरेशन जो भी आप बोलो। ठीक है, तो ये होता आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब यहाँ देखो भाई, वॉल्यूम्स में मैंने फोर्सफुल एडिशनल बताया था, तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के आपकी इन वॉल्यूम्स में या तो फोर्सिबल या एडिशनल वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कैपेसिटीज़ में मैंने आपको बताया था नॉर्मल। तो कैपेसिटीज़ में सिर्फ एफआरसी को छोड़ देना। ठीक है, एफआरसी को छोड़ के बाकी सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जस्ट ए सेकेंड, वी विल सी नॉर्मल एक सेकेंड भाई, सॉरी, वाइटल कैपेसिटी को छोड़ के, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में आपका फोर्स्ड आ रहा है। तो सब में क्या है, नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटीज़ में। देखो कैपेसिटी में यहाँ भी नॉर्मल आ रहा है, यहाँ भी नॉर्मल आ रहा है, यहाँ भी नॉर्मल है। एंड यहाँ आपका ये टोटल वाला तो समझ ही जाओगे, टोटल वाले में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपका वाइटल कैपेसिटी में फोर्स्ड वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ मत होना। अगर तुम डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद रखना चाहो, याद कर पाओ तो कर लेना। और इस चीज़ से तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो इसको कोई थंब रूल मत मानना तुम। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट पार्ट। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी भैया, वो टेबल मैं ड्रॉ करता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये टेबल दे रखी भैया आपकी, कि जो आपकी O2 और CO2 की कंसंट्रेशन क्या रहती है आपकी अलग अलग जगहों पे। सबसे पहले अगर बात की जाए एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में आपकी जो O2 की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो 159 है एंड CO2 आपकी 0.3 है। वहीं पे अगर बात की जाए एल्वियोलाई लेवल पे, एल्वियोलाई लेवल पे आपकी ऑक्सीजन 104 रहती है एंड आपकी CO2 40 रहती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर बात की जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन कम होगी और आपकी CO2 ज़्यादा होगी। ठीक है, 40 और 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड में आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, आपकी 95, सॉरी नॉट 45, इट्स 95 एंड आपकी CO2 कम हो जाएगी, दैट इज़ 40। टिश्यूज़ की अगर बात करें तो आपकी ऑक्सीजन 40 एंड आपकी CO2 आपकी 45। तो भाई हो सकता है कि आप इन वैल्यूज़ में से भी आपका कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मैं बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली जिस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
तो इसमें देखो भाई, अगर बात की जाए सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट योर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो 97% ट्रांसपोर्ट होता है, कितना 97% ट्रांसपोर्ट आपका होता है बाय द हेल्प ऑफ योर आरबीसीज, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपका 3% है, ये ट्रांसपोर्ट होता है आपका प्लाज्मा से, ठीक है। तो भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली इस तरह के सवाल आते हैं। ऑक्सीजन का 97% ट्रांसपोर्ट आपकी आरबीसी करवाती है और 3% आपका प्लाज्मा से होता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी CO2। अगर CO2 की हम बात करें तो CO2 के केस में जो आपका 70% ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट, ठीक है। और 20 से 25% जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है वो आपकी आरबीसी करवाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका 7% जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो आपका प्लाज्मा करवाता है। तो ये यहाँ पे आपको एज इट इज़ याद रखना है, CO2 का 70% ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, 20 से 25% इन द फॉर्म ऑफ आरबीसीज एंड 7% आपका प्लाज्मा की फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भाई दोनों के केस में आपको याद रख लेना है। एंड यहीं पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक सेकंड, क्या हो गया यार, कि जो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, कितना 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। और अगर 100 ml की बात करें तो 100 ml में आपका अराउंड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है आपका 1.34 इंटू 15, जो कि आ जाएगी आपकी वैल्यू अराउंड 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। 100 ml ब्लड में आपकी अराउंड 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। 100 ml में कितना अराउंड 20 ml, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करवाता है आपका ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑक्सीजन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। अब यहीं पे आपके ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में ही आपको दो चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक होता है आपका हैम्बर्गर्स फिनोमिना, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। भाई डिटेल में मैं ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा, अगर आपको डिटेल में देखना है तो रेस्पिरेशन का एक 1 शॉट डाल रखा है, उसमें मैंने करवा रखा है। बट इन प्रोसेस से जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। तो एक तो क्या है आपका हैम्बर्गर्स फिनोमिना, ठीक है। और दूसरा होता है आपका हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से भाई कई बार सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों प्रोसेस को देखना इंपॉर्टेंट है, हैम्बर्गर फिनोमिना और हेल्डेन इफेक्ट। तो देखो जो आपका हैम्बर्गर फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं आपका क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। हैम्बर्गर फिनोमिना को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं और हेल्डेन इफेक्ट को रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो आपका क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कहाँ होता है। हैम्बर्गर फिनोमिना में जो आपकी क्लोरीन है वो मूव करेगी आपकी प्लाज्मा से आरबीसी, कहाँ, क्लोरीन मूव इन आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा, फ्रॉम प्लाज्मा। तो ये याद रखना है कि क्लोरीन आपकी कहाँ से कहाँ मूव करेगी, आपकी क्लोराइड शिफ्ट में जो क्लोरीन है मूव करेगी वो आपके प्लाज्मा से आपकी आरबीसी के अंदर जाएगी, ठीक है। यानी कि क्लोरीन आपकी आरबीसी के अंदर जाएगी और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में आपकी जो क्लोरीन है वो आपकी आरबीसी के बाहर आएगी। यहाँ पे फ्रॉम क्लोरीन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एंड यहीं पे याद रखना। अब इसी में आगे आता है आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ से भी भैया आपके पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन
डिसोसिएशन कर्व। तो ये देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे आपको ना कुछ केमिकल्स के नाम आपको याद रखने हैं और ये याद रखना है कि वो केमिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो आपकी कर्व किस तरह से शिफ्ट होगी। तो एक बार मैं आपका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है आपकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसमें ध्यान से देखोगे, ये नीचे है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे है आपका परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें सपोज करो, मान लीजिए यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर कुछ भी वैल्यू मान लीजिए 10, ये 20, ये 30, तो एक पॉइंट ये मान लेते हैं। सिर्फ एग्जांपल के लिए ये हमने 30 पे क्या ले लिया, यहाँ पे आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30 ले लिया एंड यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है दिस इज 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे हम देखें, देखो जो ये वाली आपकी जो लाइन है, जो कौन से वाली, जो ये आपकी बीच वाली जो लाइन है, दिस इज नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर हम 30% पार्शियल प्रेशर देखें ऑक्सीजन का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सैचुरेशन कितना आ रहा है, तो सैचुरेशन आपका आ रहा है नॉर्मल पे इतना 10, 20, 30, 40, 40, ये आपका यहाँ पे 50 अराउंड। ठीक है। वहीं पे अगर जो आपकी नॉर्मल जो कर्व है ये शिफ्ट राइट साइड में हो जाएगी, तो यहाँ पे सैचुरेशन कितना आ रहा है, दैट इज लगभग 20 के अराउंड सैचुरेशन आ रहा है। और जब ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी शिफ्ट, तो कितना आ रहा है, प्रेशर आपका 30 ही है और आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होने में कितना आ रहा है, अराउंड आपका 60 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो आपकी क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, उसकी सैचुरेशन की परसेंटेज आपकी चेंज हो सकती है, डिपेंड कर सकती है कि आपकी जो कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है या आपकी राइट साइड में आपकी शिफ्ट हो रही है। तो इसमें भाई आपको यहाँ ना सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल हैं कुछ केमिकल्स के नाम है जो कि आपको ये याद रखने हैं कि अगर ये केमिकल होगा तो आपकी कर्व किस तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है। तो भाई जस्ट ए सेकेंड, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया था, अब ये इरेज नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, इसको हम इस तरह से कर देते। तो यहाँ पे जो अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपको याद रखने सिर्फ। देखो, अगर बात की जाए आपकी राइट के लिए, तो कौन सी आपकी चीज़ें होंगी जो आपकी कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर देंगी, तो वो याद रखना। अगर आपकी पीएच कम है, लो पीएच, आपका हाई CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देन आपका हाई 2,3 DPG डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये, और आपका हाई टेम्परेचर, क्या चीज़, हाई टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपकी कर्व को शिफ्ट कर देती हैं किस तरफ, राइट साइड में। ये याद रख लेना बस। और अब अगर देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी कर्व को शिफ्ट कर देंगी लेफ्ट साइड में, तो हाई पीएच, आपका लो CO2 और आपका लो 2,3 DPG एंड आपका लो टेम्परेचर, ये चीज़ें आपकी कर्व को शिफ्ट कर देंगी आपकी लेफ्ट साइड में। ठीक है। नॉर्मल है और लेफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर पीएच बहुत कम होगी, क्या होगी, पीएच बहुत कम होगी, तो क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 30 माना था पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज कितनी आ रही थी, अराउंड 20 आ रही थी, तो आपकी परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कम हो जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर CO2 का लेवल इंक्रीज होगा या पीएच डिक्रीज होगी, तो आपकी ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है वो आपकी सपोर्ट नहीं होगी, यानी कि वो उसको बाइंडिंग को डिस्टर्ब करेंगी आपकी कंडीशंस। वहीं पे अगर CO2 आपकी कम है तो आपकी परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगी आपकी, भले ही आपका ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्या है, अगर लेफ्ट में कोई चीज शिफ्ट हो रही है आपकी इस कर्व में, तो इसका मतलब है कि कम ऑक्सीजन होने के बावजूद भी आपका जो हीमोग्लोबिन है इजीली सैचुरेट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बस ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है और यही से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका कौन सी चीज़ है, सपोज करो 2,3 DPG दे देंगे एंड आपसे पूछ लेंगे कि वो आपकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को किस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 2,3 DGP की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है, तो वो आपका राइट साइड आपका शिफ्ट कर देंगे। ठीक है।
एंड यहीं पे फिर एक नेक्स्ट चीज देखो, एक आता है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट, तो बोहर्स इफेक्ट क्या होता है एक बार समझते हैं। देखो, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं आपका बोहर्स इफेक्ट। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपकी ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, दिस इज योर बोहर्स इफेक्ट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका द प्रेजेंस ऑफ the increase in CO2 in the blood causes oxygen to be displaced from hemoglobin, oxygen to be displaced from the hemoglobin, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बोहर्स इफेक्ट इसको हम बोल देते हैं। तो हो सकता है कि आपसे बोहर्स इफेक्ट भी पूछ लिया जाए। एंड इसी में भैया अब आपका एक लास्ट छोटा सा पार्ट और रह जाता है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको और देख लेते हैं, आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो भाई, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक है पोन्स, ठीक है, और दूसरी है आपकी मेडुला। अब इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं उसको एज इट इज अपने दिमाग में फिट कर लें। जो आपके पोन्स है ये तो है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। पोन्स क्या है आपके, दीज आर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, दैट इज वी, जस्ट ए सेकेंड, VRG। और जो आपकी मेडुला है दिस इज DRG, दैट इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पोन्स है क्या आपके वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और मेडुला है आपकी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और जो आपकी मेडुला है इसको हम बोलते हैं आपका क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यह है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, और जो आपके पोन्स है, अब जो तुम्हारे पोन्स हैं इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। पोन्स में आते हैं आपके, एक तो आएगा एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, प्लस इसमें आता है आपका एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ठीक है, एक एपन्यूस्टिक सेंटर है और दूसरा आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर है। ये दोनों मिलके आपका क्या फॉर्म करते हैं, आपका ये फॉर्म करते हैं आपका पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप ये आपका फॉर्म करते हैं। अब इसमें याद रखना जो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा जो आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, व्हाट योर न्यूमोटेक्सिक सेंटर, इसके बारे में एक दो चीजें याद रखनी है आपको। न्यूमोटेक्सिक सेंटर, देखो भाई, जो आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर है इट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला। क्या कर सकता है, कैन मॉडरेट द functions of, can moderate the functions of respiratory rhythm center, respiratory rhythm center medulla। ठीक है, एक तो उसके फंक्शंस को मॉड्यूलेट कर सकता है, दूसरा जो आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये डिक्रीज कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ, डिक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन।
ये वाला जो पॉइंट है भाई ये इंपॉर्टेंट है, कई बार PYQs में मैंने देखा एक दो जगह पे पूछ लिया जाता है आपसे कि आपका कौन सा पार्ट है जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर सकता है। दैट इज योर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़, अच्छा स्पेस है अभी, एक सेकंड भाई, अभी स्पेस अवेलेबल हमारे पास। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, आपकी जो NCERT उसमें एक लाइन दे रखी बहुत क्लियरली, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, इन द रेस्पिरेटरी रिदम is quite insignificant, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है उसका आपका किसमें रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। एंड यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरियाज, कीमो सेंसिटिव यानी कि जो आपकी CO2 की कंसंट्रेशन से आपके एरियाज इफेक्ट होते हैं या फिर आयंस वगैरह की कंसंट्रेशन से इफेक्ट होते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है कि जो आपके कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो आपका किन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। दीज आर इफेक्टेड, या फिर लिख सकते हैं सेंसिटिव टू, इफेक्टेड बाय या सेंसिटिव टू CO2 एंड आपका H पॉजिटिव। एंड एक चीज़ और आपको याद रखनी है, दैट इज रेस्पिरेटरी सेंटर in brain is stimulated by CO2 concentration in artery blood, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि जो आपका रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है किस चीज़ से, CO2 की कंसंट्रेशन से आपके आर्टरी के ब्लड में, ये आपको याद रखना है। फिर यहीं पे भाई आपके एक दो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका अस्थमा है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, आपका ब्रोंकियोल्स होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड भाई, अरे यार क्या समस्या है। वैसे स्पेस है यहीं पे तो यहाँ भी काम चल जाएगा अपना। अस्थमा में क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, या ब्रोंकियोल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड आपके ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। देन सेकंड आपका एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है क्या, आपका एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स, ठीक है। और वो जो आपकी वॉल्स हैं वो डैमेज किस तरह से होती हैं, बाय स्मोकिंग, ठीक है, बाय स्मोकिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक दो आपके क्या थे डिसऑर्डर थे इस चैप्टर में आपके इस पार्ट से रिलेटेड। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर ही पूरा हो गया। तो भाई साथ में NCERT की भी रीडिंग ज़रूर लेना ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। एंड मैंने भी कोशिश की है कि आपके सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारी चीज़ें आपकी कवर करवाई हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो भाई कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा आपका सर्कुलेशन, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।